बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, आप अपोजिशन की तकारीर देखें, चाहे वो पीडीएम हो या पीडीएम से अलग हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको इस हुकूमत के हवाले से और वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से सिर्फ और सिर्फ यही जुमले सुनने को मिलेंगे कि इस हुकूमत को अब हम मुद्दत पूरी नहीं करने देंगे, इन्होंने अवाम का और मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, ये सिलेक्टेड हैं, इनको हम घर भेजेंगे, इनके खिलाफ हम लड़ेंगे। लेकिन अपोजिशन की आखिर स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से इस हुकूमत के खिलाफ वो लड़ेंगे और किस तरीके से इस हुकूमत को और वज़ीर आज़म को चलता करेंगे, ये अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पार्लिमान के बाहर सड़कों पर तो आप ये तकारीर सुन ही रहे हैं, लेकिन पार्लिमान के अंदर जब असल फाइट की बात आती है या तो वहां पर हम देखते हैं कि नंबर्स ही पूरे नहीं होते। जैसे सेनेट में कल, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट भी किया कि जी हमारी गलती थी कि हमारे मेंबरान की तादाद पूरी नहीं हो सकी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन की बात करें तो वहां पर अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है कि स्पीकर असद कैसर साहब ने गिनती गलत करवाई, हमारी तादाद ज़्यादा थी और अपोजिशन की मेंबरान की तादाद उस दिन हॉल में ज़्यादा थी बनस्बत इसके कि हुकूमती और उनके इत्तेहादियों की। इस पे भी बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से अपोजिशन इस हुकूमत को घर चलता कर रही है। ईवीएम को ले लीजिए, ईवीएम पे ऑब्वियसली एक कानून साजी, एक बिल जो है वो तो पास हो गया, लेकिन अपोजिशन इस चीज़ को कैसे रोकेगी। एक ऐलान किया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो आखिर वो क्या स्ट्रैटेजी है, सुप्रीम कोर्ट कब जाया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का पहले आगाज़ करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने एक लाहौर में कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया है, और अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो पिछले कुछ अरसे से जो जजेस को लेकर बातें हो रही थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सर्विंग जज पे जो इल्ज़ाम लगा गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज, फॉर्मर चीफ जज की तरफ से, राना मोहम्मद शमीम साहब की तरफ से एक एफिडेविट उनका सामने आया, तो आज लगता ऐसे है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आला अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को और इन तमाम जजेस को आज डिफेंड भी किया और एक पैगाम दिया। क्या कहा, सुनाइएगा। तो मेरे सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, मेरे हाई कोर्ट के जजेस, सब जजेस मेरे अदालत के तनदेही के साथ काम कर रहे हैं। मेरी लोअर जुडिशरी भी बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ लोगों को इंसाफ फराहम कर रही है। मैंने जो अपने फैसले दिए अपने कॉन्शियस के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, आइन को समझ के मुताबिक, कानून को समझ के मुताबिक फैसले दिए हैं। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात लिए अपने। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए जो मैंने किसी के कहने पे की हो, ना किसी की जरूरत हुई मेरे को कुछ कहने की आज तक। हर एक का मुहासबा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है, बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। ऐसा नहीं है, गलत फहमियां पैदा नहीं करे लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूँ, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। कानून की हुक्मरानी है, इंसानों की हुक्मरानी नहीं है। अली अहमद कोर्ट साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी अदालत को लेकर कुछ बातें की थी, और जवाब में उनको मुखातिब करते हुए भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी चीज़ें कहीं, और जिसका बैकग्राउंड भी आपके सामने भी रखा कि राना मोहम्मद शमीम साहब के एफिडेविट के बाद कुछ इल्ज़ामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सर्विंग जज पर लगे। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिताब से, उनके इस बयान से ही आगाज़ करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, आमिर महमूद कयानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। आप दोनों को भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपकी इजाज़त तो मैं ज़रा सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब से आगाज़ करना चाहूँगी। अच्छा चलें जी, रिकनेक्ट कर लीजिए मांडवीवाला साहब से। आमिर कयानी साहब, ये आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस साहब को क्या ज़रूरत पेश आई इस बयान देने की, और ये जो इन्होंने कहा कि गलत फहमियाँ इदारों के हवाले से फैलाई जा रही हैं, लोगों में केओस, इंतशार फैलाया जा रहा है, तो कौन जिम्मेदार कौन है इसका, कौन कर रहा है? देखिए, ये बड़े अरसे से आप देख रही हैं कि ये नून लीग की टिपिकली एक माइंड सेट है, और वो अपने जो उनके सारा इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, और इनके इवन के पिछले दौर में सारे ये इनके केसेस नैब को गए और सारा कुछ लोगों के सामने आया, और उनकी प्रॉपर्टी सामने आई, झूठे एफिडेविट पहले भी सामने आए, ये उसी की एक सीरीज़ है।
और उसके बाद उन्होंने अटैक किया। इदारों पे अक्सर वो अटैक करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे करते रहते हैं, अब कोर्ट्स पे करते हैं। पहले फिजिकल किया, फिर उसके बाद एफिडेविट्स के मामलात ले आए, और अभी रिसेंटली जो इन्होंने वही जहाँ से नोटरी पब्लिक से जो इन्होंने टेस्ट करवाया वही है जहाँ पे मियाँ साहब के अपने सर्टिफिकेट सारे टेस्ट होते रहे हैं। उनका बेटा इवन टीवी पे आया, और बल्कि बड़े खुल डुल के उसने कहा जी हम तो सदर बनने वाले थे, हमें ये रिक्वेस्ट की गई थी, और ये बिल्कुल उनका मेंबर एक्चुअली वो जज साहब जो उनके मेंबर हैं इनके PML के, तो अब उनका एफिडेविट लेके आए हैं। तो ये जाहिर है, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस जो आए हैं उन्होंने बात की है। तो आपको लग रहा है कि ये PMLN को और उनके लोगों को मैसेज दिया आज उन्होंने? नहीं, सबको दिया, लेकिन बेसिकली देखें जो इस वक्त जो चीज़ें प्रोग्रेस में हैं वो ज़्यादा आप उसको देख सकती हैं बेहतर, क्योंकि ये जो पीछे वो इनका जो जज थे नैब वाले, उनके ऊपर उनके एफिडेविट, उनके बयानात, उनकी वीडियोस, बाकी लोगों की, फिर अभी ये जो एफिडेविट आया है, तो इस एफिडेविट को एक्चुअली पढ़ के ही आपको समझ आ जाएगा ये फेक है। अच्छा। लेकिन बहरहाल क्योंकि मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि इस पर ऑलरेडी कोर्ट ने इसके ऊपर सबजुडिस मैटर है, लेकिन जो इनका माइंड सेट है नून का, वो हमेशा से ये था है और ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये इनकी जो लीडरशिप है उनके आप सारा वो पनामा केस में देखिएगा कि जो सर्टिफिकेट दिए गए और जो कतरी खत आ गया कि फिर उनकी अपनी स्टेटमेंट कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। और चचा ने कहा जी कि हम एक गरीब ख़ानदान से तलक रखते थे, उन्होंने कहा जी हमारा दादा बहुत बड़े, मतलब कोई इनकी आपस में कोई एक सिटी मिलती ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अच्छा आप ये जो राना मोहम्मद शमीम साहब के एफिडेविट का मामला है, यकीनी तौर पे उनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तौहीन अदालत का नोटिस जा चुका है। अगली समात में ये भी कहा जा रहा है कि वो खुद पेश भी होंगे। आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी इस तकरीर से खिताब किया, और फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब भी इस तकरीर में मौजूद थे, और उनसे पूछा गया इस तकरीब के अंदर कि आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपना बयान दे चुका हूँ राना शमीम साहब के स्टेटमेंट के हवाले से, वही मेरा बयान है। सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब मुझे बताइए कि ये अनफॉर्चुनेट है बट हो रहा है कि सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात नहीं, पूरे इदारों पे बात होना शुरू हो गई है। सियासत के अंदर इदारों पर इल्जामात लग रहे हैं, और ये जो आज जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने बात की है, ये आपकी नज़र में ये किसको पैगाम दिया है उन्होंने कि इदारों को बीच में मत लाएं, इदारों के हवाले से गलत फहमियां मत फैलाएं, इंतशार का शिकार मत करें, और ऐसे बयानात मत दें कि जिससे लोगों का इदारों पर से भरोसा उठ जाए? देखें सादिया, मैं तो ये समझता हूँ कि जब इस किस्म की बातें होती हैं तो ये कोई उसकी कोई वजह होती है। सिर्फ ये कह देना कि ये ना करें, दैट इज़ नॉट इनफ। इसकी वजह क्या है, ये इदारों पे बातें लोग क्यों कर रहे हैं, इस पे देखें, इसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। ये सिर्फ एक आदमी का इशू नहीं है। उस दिन मैं सेनेट में था, और हमारे मुश्ताक साहब बड़े सीनियर हमारे सेनेटर भी हैं, बड़े समझदार हैं, उन्होंने खड़े होके जो बातें की ये कभी सेनेट में भी नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर लोग बातें कर रहे हैं तो इसको सिर्फ ये कह देना कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। जी जमात इस्लामी मुश्ताक साहब, तो उन्होंने जो बात की, देखें मिलियंस ऑफ केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट्स। पाकिस्तान की कोर्ट्स 128 कोर्टों का, मुल्कों का सर्वे हुआ और हम उसके 120 नंबर पे आए। तो देखें ये चीज़ें जस्ट कह देना कि जी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, दैट इज़ नॉट इनफ। यू मस्ट गिव अ वैलिड रीज़न कि ये बातें लोग क्यों कर रहे हैं, और उनको आप एड्रेस करें उन इश्यूज़ को। सिर्फ ये कह देना कि जी ये टारगेट किया जा रहा है इदारों को, ये इदारों को मिलाइन किया जा रहा है, दैट स्टोरी वी हैव बीन हियरिंग फॉर ईयर्स। तो ये कह देने से मसला हल नहीं होता। अगर आप पे कोई तनकीद कर रहा है तो आप उसका जवाब दें। सिर्फ ये कहना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अरे भाई वो आपको वजह बता रहा है तनकीद की, वो आपको रीजंस दे रहा है तनकीद की, वो आपको ये बता रहा है कि 120 नंबर पे पाकिस्तान की जुडिशरी क्यों आ रही है,
तो आप उसका जवाब दें। ये कहना कि जी ऐसी कोई बात है नहीं, हमें किसी ने कभी कोई ऑर्डर नहीं दिया, हमें किसी ने कुछ कहा नहीं, तो ये तो हमने हिस्टोरिकली पीसीओ के जजेस भी देखे, लोगों ने रिजाइन कर दिया, लोगों को कहा कि आप अगर ओथ नहीं लेंगे मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस पे तो आप घर चले जाएं, नहीं तो आप नहीं रहें। देखें, ये हम वी आर ट्राइंग टू डिसीव आवरसेल्व्स बाय नॉट एड्रेसिंग द इशू। तो मैं ये समझता हूं कि बजाय ये एक दूसरे पे ब्लेम गेम करने के, अगर ये बात हो रही है और उसको आप पार्लियामेंट में ये बात करनी शुरू कर दी है, पहले तो सड़कों पे होती थी, टीवी शोज पे होती थी, इधर होती थी, तो उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। या टीवी पे हो जाती थी, एक कहना चाहिए कि जी एक कह रहा है कि जी ऐसी बात है, दूसरा कह रहा है कि ऐसी बात नहीं करते थे। ये बिल्कुल कि सिर्फ और सिर्फ ये लेकिन मुझे सवाल यही है कि भाई इंडिविजुअल्स कहीं ना कहीं इदारे को बदनाम करते हैं या ओवरऑल इदारे पे बात होना शुरू हो जाती है। मूविंग ऑन, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, ये आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये जो आज बात की है, बार बार मैं यही पूछ रही हूँ कि एक तो किसको पैगाम दिया है? आमिर कियानी साहब मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने कहा ये PMLN का वतीरा है, उन्होंने जो है वो एक दफ़ा फिर से कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है जुडिशरी को, बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि इदारों पर बात हो रही है। आज अली अहमद कुर्द साहब ने भी जो बात की, उन्होंने अदालत पर भी बात की, फौज पर भी बात की, अदालत और फौज के बाहमी ताल्लुक की बात भी की, बट इन पे होता क्या है कि इदारों पर से ही एतमाद उठता है बकौल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो वो किसको कह रहे हैं कि ये सब कुछ मत करें? जी, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, कियानी साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मैंने इनके साथ एक दो और भी प्रोग्राम किए हैं। मुझे ऐसे लगा कि शायद आपने सवाल पूछा है अली अहमद कुर्द साहब और चीफ जस्टिस के दरमियान जो मुकालमा हुआ है उसके मतलब। चीफ जस्टिस साहब इतने बड़े आदमी हैं, अगर कौन रोक सकता था? वो बिल्कुल कहते हैं PMLN का, वो क्या खौफजदा है PMLN से या किसी से भी? अगर उनको नाम लेना होता तो वो PMLN का नाम ले लेते। और अली अहमद कुर्द साहब जो हैं वो क्या PMLN के मेंबर हैं? अगर हैं तो आप उनको फोन लाइन पे लें और उनसे पूछिए कि आपको क्या आज आपने जो बयानात दिए हैं वो आपने PMLN के बिहाफ पे दिए हैं, और उसके बाद अगर आप उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी या आपने उसकी प्रोसीडिंग्स देखी हैं तो उसमें जस्टिस फाइज ईसा साहब ने भी पूरी तारीख दी है कि किस तरह इवॉल्व हुई है डेमोक्रेसी जमहूरियत पाकिस्तान में और उसमें क्या रोल जुडिशरी ने वक्तन फवक्तन पे किया है। तो आप इन तमाम अशखास से जो आज जिक्र कर रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बोले हैं, तो ये तमाम लोग क्या PMLN के मेंबरान हैं? जिसने भी अपना एक तनकीदी जायजा लेकर अपना नुक्ता नज़र जो बयान किया है वो क्या PMLN का नुक्ता नज़र बयान कर रहा था? दूसरी जो अहम बात है वो पाकिस्तान की तारीख है। तो आप वो मौलवी तमीजुद्दीन केस से शुरू कर लीजिए, जस्टिस मुनीर और मलिक गुलाम मोहम्मद साहब ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ईजाद की, उस मुकदमे का जो नतीजा निकला वो आपके सामने है। आप नुसरत भुट्टो केस को देख लीजिए, आप जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का जो उन्होंने किताब में तहरीर किया और उसके अलावा जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसके क्लिप आपके पास मौजूद हैं, आप वो जरा क्लिप चला दीजिए तो आपको जाएगा। जब आप ये तमाम चीजें जोड़ते हैं तो आपको सिर्फ PMLN नजर आती है और कोई तारीख नजर नहीं आती। पाकिस्तान की सियासी हकीकत जो है आपके सामने आया नहीं होती। तो ठीक है, आप इल्जाम दे दीजिए PMLN को, लेकिन उससे क्या हमारा जुडिशल सिस्टम बेहतर हो जाएगा? जैसा कि अभी मांडवी वाला साहब हमारे दोस्त कह रहे थे कि आपको कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा गुलजार साहब ने जो बात की कि हम आजाद हैं, हम आजादी से फैसले करेंगे, मगर इसका भी एम्पिरिकल एविडेंस जो है वो डिक्टेशन नहीं लेते। अपने जजेस का कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का, सबको एक उनको डिफेंड किया। बट ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि अदालती इस्लाहात की इस निज़ाम में जुडिशल रिफॉर्म्स की बात हर कोई करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाती। और ये खुद सीनियर तरीन रिटायर्ड जजेस जो हैं या लॉयर कम्युनिटी जो है वो भी ये बात मानती है। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ऑपोजिशन इस वक्त ईवीएम के बिल को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जाने की भी वो बात करते हैं, हुकूमत को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उन्होंने ऑपोजिशन, जैसे कल सेनेट में उनके मेंबरान की तादाद कम थी तो एक और नैब ऑर्डिनेंस का बिल जो है वो सप्लीमेंट्री एजेंडा पर आ गया था। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम ईवीएम के हवाले से बात करें तो आखिर हुकूमत को ये यकीन कैसे है कि ईवीएम का इस्तेमाल 2023 के इंतखाबात में हो जाएगा और यही वाहिद रास्ता है फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए, क्योंकि 31 ममालिक ऐसे हैं दुनिया के जहां ईवीएम का इस्तेमाल हो चुका है या हो रहा है, और उसमें कई ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं आमिर कियानी साहब जिन्होंने ये ईवीएम को बंद किया, रोका। कुछ ने पायलट प्रोजेक्ट्स के बाद ही इसमें काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन सामने आना शुरू हो गई और इसको रोकना पड़ा। सो आपको क्या यकीन है कि ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी से हो सकते हैं? देखिए, एक तो मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग कहते हैं जी कितने मुल्कों में नहीं है, ये कोई नहीं है। देखिए, आप अगर दुनिया की वो ममालिक देखें जहाँ पे आबादियाँ हैं उधर, और जहाँ पे जो हमारा माहौल इंडिया में आप देख लें, तकरीबन जो एजुकेशन का लेवल और ये वो सारा मैच करता है। यूएस बड़ा मुल्क है जहाँ पे बड़ी आबादी, बाकी तो कोई 10 लाख 20 लाख करोड़ सवा बड़े ममालिक में इश्यूज़ हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक्स हैं। इंडिया में आपको बताऊं कि 90 करोड़ वोटर है और उसमें आपका 90 करोड़ वोटर होने के बावजूद वो बड़ी सक्सेसफुली यूज़ होती है। अभी रिसेंटली उन्होंने 20,000 मशीनों पे उन्होंने ऑडिट किया, इवन एक वोट का भी गलती नहीं निकली। सक्सेस स्टोरी है। 1 अरब से 30 करोड़ से अबव आबादी है। अमेरिका देख लें 30 करोड़ की आबादी है। पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है। देखिए, ये तो तब बात कर रहे होते हैं कि एक अच्छी जगह से हम बुरी जगह जा रहे हैं। बट हमारे मुल्क के डायनामिक्स ऐसे हैं, आप वो एक आरओ का इलेक्शन, फिर आरटीएस आ गया, अब ईवीएम आ गया। यहाँ 2023 में ईवीएम के जरिए हो भी जाता है तब भी हारने वाला कहेगा कि धांधली हुई है। वो बिल्कुल कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। और मैं आपको एक और गुजारिश कर दूं कि 40-50 साल ये दोनों पार्टीज बैठी हुई हैं, मुझे बताएं क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है माँ सवाए उन लोगों के वोट दिलवाने के जो कि दुनिया में नहीं रहे, या उन लोगों के जो यहाँ मुल्क में नहीं है। अब इसके साथ एक कम्बिनेशन है, 90 लाख पाकिस्तानी जो बाहर हैं उनको भी, वो भी आ जाएंगे और वो भी वोट देंगे जो उनका हक बनता है। उन देख लें, वो अभी हमारे दौर में माशाल्लाह जो रेमिटेंस थी 21 अरब से वो 30 अरब तक गई हैं। तो लिहाजा ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें उनको भी ऑन बोर्ड लेना है। वो सारा कुछ इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। और सेकेंडली जो ईवीएम की मशीन्स का है, आप प्लीज़ रिपोर्ट्स पढ़ लें। अच्छा, हमने कभी ये ट्राई नहीं किया और हम इस पे बहस करें। इंडिया जो सक्सेसफुली इसको आगे लेके जा चुका है, जिसकी दुनिया की सारी बातें, आप कह रहे हैं कि ट्राई तो करें एक दफा, ये आपका पूरा। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि एतराज आता है कि शायद पीटीआई की एक जिद थी कि बस ईवीएम का इस्तेमाल होना है। यू थॉट दैट दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, सो यू वेंट फॉर इट। उसकी वजह यह है कि आपका नादरा का सिस्टम दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है जो बैकअप के लिए चाहिए होता है ऐसे ईवीएम यूज़ करने के लिए। नादरा की बैकअप के साथ अगर आप देखें, हमें से क्या फ़ायदा है? जब भी सिस्टम लगेगा वो तो सिस्टम ने ऑपरेट करना है, हमने तो नहीं करना। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि रोज़ की जो हम हर पार्टी लड़ती है रोज़ कि 40-50 साल से आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं। मुझे आपको लगता है कि ये बेहतरी की तरफ होगा। बट मुझे ये बताएं सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब, चलें इस चीज़ से हट के कि वो कैसे मंजूर हुई, क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जाने का आप भी ऐलान करते हैं, बट क्या ये वाकई 2023 में इसका इस्तेमाल हो पाएगा? 37 एतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। 100 से 150 अरब रुपए की लागत इस पर आएगी बकौल इलेक्शन कमीशन। हमारे पास फंड्स कहाँ हैं, कहाँ से आएंगे? फिर प्रोक्योरमेंट का मामला है पेपरा रूल्स के तहत। लोकल जो मशीन्स हैं उस पर आप लोग कहते हैं हमें एतबार नहीं है, बाहर के किसी वेंडर से लाएंगे, कैसे मुमकिन हो पाएगा? या वो जरदारी साहब को सही लग रहा है कि ये बीज बो ये रहे हैं, इसका फल कोई और खाएगा? हाँ, मेरा ख्याल है जी यही होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि ये सारा पूरी चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए और इलेक्शन ईवीएम पे हो जाएं। मुझे लगता है कि ये बड़ा अपहिल टास्क है। एंड दूसरे भी जो ममालिक की कियानी साहब बात कर रहे हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी डेकेड्स लगे हैं इसको परफेक्ट करने के लिए। या तो देखें, आप कोई भी चीज़ जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, कंप्यूटर आया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जिसने कंप्यूटराइज किया उसने साथ अपना जो पेपर वर्क था वो कंटिन्यू किया
और आज भी आप गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट की वर्किंग देख लें, बहुत कम इदारे ई गवर्नमेंट की तरफ गए। हमारी जो पार्लियामेंट है वो ई गवर्नमेंट पे नहीं है, वो भी पेपर पे चलती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाज़ चीज़ें कहना बड़ा आसान है कि जी हम ये कर देंगे और इस पे इलेक्शन हो जाएंगे और ये जी इम्प्लीमेंट हो जाएगा और बड़ा ज़बरदस्त, तो एक्चुअली प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना जो है इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। देखें, ट्रांसपेरेंसी सब चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन सब चाहते हैं, मगर बाज़ चीज़ें अमेरिका ने आज तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं की और कई डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं की। तो जब तक आप इसमें ऑपोजिशन को लेकर एक तासुर ये भी दिया जाता है कि ऑपोजिशन भी शायद इसलिए इस पे ज्यादा शोर नहीं मचाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी डीप डाउन ये यकीन है कि इसका इस्तेमाल 23 में तो होना नहीं है, तो अगर हो गई बिल पास हो गया तो खैर है। नहीं, देखें, ये बात नहीं है। बात ये है कि लेजिस्लेशन अगर वन साइडेड होगी और ज़बरदस्ती होगी तो जाहिर सी बात है उस पर सबको ऑब्जेक्शन होगा। अब इतने आपने ऑर्डिनेंसेस इशू किए, नैब के आपने ऑर्डिनेंसेस इशू किए, हर चीज़ पे ऑर्डिनेंस इशू किया, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों पे जिस पे ज़रूरत नहीं थी ऑर्डिनेंस इशू करने की। तो दिस इज़ ऑल वन साइडेड लेजिस्लेशन। जब भी आप वन साइडेड लेजिस्लेशन करेंगे तो उस पर आपको अपोजिशन मिलेगी, आप अपोजिशन के साथ बैठेंगे। प्रॉब्लम क्या है जो मैंने देखा व्हेन आई वाज डिप्टी चेयरमैन ऑल्सो, कि पीटीआई डज नॉट वांट टू, क्योंकि हम तो देखें पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में भी रह चुकी है, पीएमएलएन के साथ हम पीटीआई के साथ ऑपोजिशन में थे। तो मैं तब भी यही करता था कि जब भी हमारा कोई बिल होता था या पीएमएलएन का गवर्नमेंट का बिल होता था तो हम उनके साथ बैठ के वर्कआउट करते थे और उस बिल को कोशिश करते थे कि वो हमारी बात माने वो और हम उनकी बात माने और एक कंसेंसस रीच हो। मगर इस टर्म में मैंने ये देखा कि पीटीआई डज नॉट वांट टू एंगेज विद ऑपोजिशन एट ऑल। सो व्हेन यू डोंट वांट टू एंगेज विद ऑपोजिशन एट ऑल और आपने ज़बरदस्ती की लेजिस्लेशन करनी है और ज़बरदस्ती लेजिस्लेशन पास करनी है जो कि आपने देखा, तो ये इसका एवेंचुअल रिजल्ट तो ख़राब ही होगा। चाहे आपने जबरदस्ती पास की, लोग कोर्टों में जाएंगे, कोर्टों से स्टे ऑर्डर लेंगे, ऑपोजिशन के साथ तो अगर आप कंसेंसस से कोई चीज करें। उस वक्त आया जब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जो है कॉल ऑफ करना पड़ा, जब थोड़ी सी नंबर गेम ऊपर नीचे हुई। मैं आप जवाब देना चाह रहे हैं लेकिन मैं अगर इजाजत दें मुसद्दिक मलिक साहब का भी कमेंट इस पे पहले आ जाए कि मुसद्दिक मलिक साहब इस चीज को रोकेंगे कैसे? सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई जा रहे हैं? अव्वल तो ये बताइए, क्या 2023 तक वाकई आपको यकीन है कि ये इस्तेमाल हो जाएंगी ईवीएम? हमारे मुल्क के हर इंतखाबात के जो इसके डायनेमिक्स रहे हैं कि ईवीएम के बाद भी ये क्या गारंटीज हैं, जो भी हारेगा, चाहे वो पीटीआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी, कोई और जमात है, वो यही कहेगा कि जी हमारे साथ धांधली हुई है। क्योंकि मैं कुछ आपको बैकग्राउंड थोड़ी सी पेश करना चाहता हूँ। मुल्क इस वक्त दुनिया में तकरीबन 250 से ज्यादा ममालिक हैं, उनमें से सिर्फ ममालिक हैं जहाँ पे ईवीएम इस्तेमाल होती है। किस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा तसलसल से ये ईवीएम इस्तेमाल हो रही है? एस्टोनिया में। एस्टोनिया की पॉपुलेशन कितनी है? 13 लाख पॉपुलेशन है, 13 लाख वोटर नहीं है, 13 लाख यानी 3-4 लाख वोटर हैं ज्यादा से ज्यादा, हो सकता है इससे भी कम हो। वहां पे ये मशीन इस्तेमाल हो रही है। अब वो कौन से ममालिक हैं जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया, और ये कहकर छोड़ा कि इसके जरिए धांधली और मिस काउंटिंग ऑफ द वोटिंग हो सकती है? वो है साहब जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स, जिसका एक सूबा हॉलैंड है जिसको हम हॉलैंड के नाम से भी अक्सर लोग, आयरलैंड, बरतानिया, यूनाइटेड किंगडम। उसके अलावा जो हमारे यहाँ जिसका बहुत जिक्र होता है, फिलीपीन, जिन्होंने पूरा इलेक्शन इसके जरिए करवाया, धांधली की वो जद में आया और फिर उन्होंने फैसला किया कि अब हम ईवीएम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में क्या जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, बरतानिया से ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है जो ये हम करना चाहते हैं इस्तेमाल? यूएस की अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ लिखा पड़ा है, ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट है कमीशन की, जिसमें वो है कि वोटिंग एज अ बेसिक ह्यूमन राइट, इस टाइटल से रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस किस तरीके से वोट चोरी किया जा सकता है ईवीएम के जरिए। जॉन स्टुअर्ट का एक प्रोग्राम है HBO पे जो आपको बताता है कि 15 मिनट के अंदर अंदर ये मशीन जो है वो फज की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
बरतानिया नहीं, फ्रांस नहीं, अमेरिका नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक टास्क फोर्स बनाई हमारे दौर में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, जिसमें तमाम दुनिया के मायनाल जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स थे उनको बिठाया गया। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान में ये ना किया जाए, इसके जरिए इलेक्शन चोरी हो जाएंगे। वजीर आजम को यकीन नहीं आया, इमरान खान साहब को, तो उन्होंने $500,000 से ज्यादा, करोड़ रुपए दे के स्पेनिश एक कंसल्टिंग फर्म जो है उसको हायर किया कि ये सुप्रीम कोर्ट वाली रिपोर्ट ठीक नहीं, आप बताइए। तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी कि ये मत नाफिज कीजिए, इसके जरिए इलेक्शन चोरी हो जाए। जिस शख्स ने पहली ईवीएम पाकिस्तान में बनाई थी, जिसका सबसे पहले मुजाहरा किया गया, वो कहता है मैं 15 मिनट में जहां भी बैठा हूं आपको फज करके दिखा देता हूं, ये मशीन जो मैंने बनाई थी, ये फज कैसे होती है, ये किस तरह इसमें से इलेक्शन चोरी किया जा सकता है। हमने उसे पूछा वो हैक हो जाती है, ठीक है। उन्होंने कहा चलें, जो हमें मुझे आमिर कियानी साहब अगर इजाजत दें, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुझे पता है आप जवाब देना चाह रहे हैं दोनों की बातों का। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आमिर कियानी साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे ईवीएम के हवाले से। देखिए, वो इन्होंने बात की मांडवी साहब ने, जाहिर है वो बड़े सीनियर बंदे हैं, लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स नहीं है, इसमें पेपर ट्रेल्स भी हैं। अच्छा, एक प्रॉपर इसमें सिस्टम है। और मैं अगर जमहूरियत की बात करें तो जितनी बड़ी जमहूरियत हैं उनमें सब में ईवीएम यूज़ हो रही है। और वैसे भी 40 साल में कौन सी प्रोग्रेस हुई है। वो कहते हैं कंप्यूटर जब आया, देखिए मकसद ये है कि आप कभी ना कभी तो इंट्रोड्यूस कराएंगे टेक्नोलॉजी को। इस दौर में नहीं होगी तो अगले दौर में होगी। देयर विल बी अ टाइम भी आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो जैसे खुद ही उन्होंने कहा कि कंप्यूटर एक दफा, बट उनको तो ये लगता है ना ऑपोजिशन को कि ये आप लोगों ने अपने अगले 5 साल पक्के करने के लिए सारा काम किया है, ओवरसीज पाकिस्तानीज वाला भी, और ये इनकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए हम कहते हैं कि चीज़ ट्रांसपेरेंट हो। अच्छा। इनकी भी तसल्ली हो जाए कि आइंदा एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात खाम गेज होते हैं पॉलिटिशियन। मुसद्दिक मलिक साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात सुन के। क्यों मुसद्दिक मलिक साहब? वो कह रहे हैं आपकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए किया है, फिर भी आपको यकीन नहीं है। वो कह रहे हैं आपको यकीन आए कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए। जी मैं कियानी साहब की राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को इनवाइट करवाया दरखास्त करके। वो जो कमेटी थी जो ईवीएम को देख रही थी, ताज हैदर साहब की, उसमें उस कमेटी की मीटिंग हुई। बहुत सी चीजों के ऊपर हम मुत्तफिका हमारा एक हो गई कि हाँ ये अच्छी चीजें हैं, ये कर लेनी चाहिए। और ईवीएम के ऊपर जिन वजूहात थे, वो कह रहे हैं तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में ये हो रहा है, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, बरतानिया, मैंने सबकी एग्जाम्पल्स दे दी, रिपीट करने का फायदा नहीं। जिन चीजों पे इत्तेफाक हुआ उस बिल को जॉइंट सेशन में विड्रॉ कर लिया गया, और जिन चीजों पे इत्तेफाक राय नहीं थी उनको बुल पास कर दिया गया। चलिए, लेकिन फिर भी मैं कियानी साहब की बात का एहतराम करता हूँ कि अगर ये समझते हैं कि अब भी कोई रास्ता है मिल बैठने का और एक ऐसा निजाम लाने का जिसपे सबको ये यकीन हो कि हाँ इसके जरिए एक फेयर इलेक्शन होगा, तो हम इसका एहतराम करते हैं। मगर फिर इस बुलडोजिंग की जरूरत नहीं थी। कल अब एक बिल सेनेट के अंदर आया, आपने प्रोग्राम के इब्तिदाइये में वो जो आप कह रहे हैं मिल बैठने का रास्ता तो सिर्फ और सिर्फ मैंने जैसे पहले कहा, ये सलीम मानवी वाला साहब उसी दिन निकला था जिस दिन हुकूमत को ये लगा कि भाई हमारे नंबर हाथ से निकल गए। उसके बाद तो वापस वही हुआ, सेनेट में भी कल यही हुआ, आपके नंबर पूरे नहीं हुए, ये ज़िमनी एजेंडा पे ले आए बाकी बिल्स। देखें जी, वो गायब मेरा नहीं ख्याल कल हुए, बट देखें सप्लीमेंट्री एजेंडा जब आप लाते हैं तो ये तो गवर्नमेंट को पता होता है ना। सप्लीमेंट्री एजेंडा मींस कि ऑपोजिशन इज नॉट टेकन इन कॉन्फिडेंस, और आप अपने लोगों को अलर्ट कर देते हैं कि जी आप लोग आ जाइएगा ऑपोजिशन। और फ्राइडे का दिन ऐसा होता है कि जनरली सारे सेनेटर्स जिन्होंने कोयटा जाना होता है, लाहौर जाना होता है, कराची जाना होता है, वो जल्दी चले जाते हैं। और ऐसा नहीं था कि सेनेटर्स नहीं थे, वो आए थे मगर वो चले गए क्योंकि कोई एजेंडा पे ऐसी नहीं, जो मेन एजेंडा था उस पे कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पे हमें ऑब्जेक्शन था या जिसमें कोई प्रॉब्लम था। अब जब ये टाइम खत्म होने का आया तो ये सडनली सप्लीमेंट्री एजेंडा ले आए,
और जो सेनेटर्स इनके नए भी थे वो सडनली हाउस में आ गए। सो दिस मींस कि दिस वाज प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट कि हम इस तरीके से सप्लीमेंट्री एजेंडा लाएंगे। तो वैसे ये कॉन्फिडेंस में उस वक्त आप नहीं लेते हैं आमिर कियानी साहब ऑपोजिशन को, और बाद में आप कहते हैं कि जी हम तो चाहते हैं मिल बैठ जाएं। ये ख्याल अच्छा है कि जुम्मा था सब चले गए, अभी 2 दिन पहले ताज़ा तो इनको ये साथ हुआ है। तो मकसद ये था कि इनको अलर्ट रहना चाहिए था कि जो ये इनको, वैसे आपके साथ अगर संजरानी साहब वाले मामले में हो गया, हमारे मुसद्दिक मलिक साहब ऐसे चांसेस क्या है? कियानी साहब सही कह रहे हैं, आई टोटली एग्री विद कियानी साहब, बेसिकली हमें अलर्ट रहना चाहिए था। अप्रूवल दिया है, इसके बाद आगे मांडवीवाला साहब एग्री कर रहे हैं आपके साथ? जी जी। किस बात पे एग्री कर रहे हैं मांडवीवाला साहब? कियानी साहब कह रहे थे ना ऑपोजिशन को अलर्ट रहना चाहिए था। 2 दिन पहले हमारे साथ जो हाथ हुआ है, हमें जुम्मे को अलर्ट रहना चाहिए था। मैं एग्री करता हूँ कियानी साहब से। ठीक बात है। मुसद्दिक मलिक साहब ये इन्होंने तो चले सियासी चाल चल ली आपके मेंबरान की तादाद देखते हुए। संजरानी साहब वाले में सरप्राइजिंग को कब दे रहे हैं आप? इनका सरप्राइज अपने लिए, पीडीएम का अपना आपस में वो तो जी अब देखें जब पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करेंगे तो वो भी सरप्राइज आ जाएगा। खैर उसमें सरप्राइज हो नहीं सकता। जी मुसद्दिक मलिक साहब, ठीक है। अच्छा हो नहीं सकता मुसद्दिक मलिक साहब, आपको भी यकीन नहीं हो सकता? मैं आपके सामने 2 आरा पेश करूंगा। पहली मेरी राय तो ये है कि जो कियानी साहब ने क्रिटिसिज्म दिया है, किसी हद तक वो क्रिटिसिज्म सही। मैं ये समझता हूँ कि ये एक मर्तबा नहीं हुआ, पहले भी 64 ऑपोजिशन के लोग खड़े हुए और 50 वोट निकले। क्या हकीकत है उस ऑपोजिशन की जिसमें 64 लोग खड़े हों वोट डालने के लिए और वोट गिने जाए तो उसमें 50 निकले? तो ये इनका क्रिटिसिज्म जो है बरहक है। इससे पहले कई वोट हुए हैं, क्रिटिकल वोट, जिसमें तो अगर यही चीजें रही तो फिर आगे ऑपोजिशन जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहीं भी कैसे शुरू कर सकेगी? एक सवालिया निशान है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब और आमिर महमूद कियानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।